नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चलिए आगाज करते हैं हमारे खास बुलेटिन 60 मिनट 60 खबरों का। कोरोना वायरस को संभालने में अब सरकारों की सांस भी फूलने लगी है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही वो कोरोना का डर और बढ़ा देती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास पूरी दिल्ली में आईसीयू के 100 से भी कम बेड बचे हैं। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपसे विनती है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कम से कम 7,000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जाए। उन्होंने ये भी लिखा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भी भारी कमी हो रही है, हमें तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी। उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर। उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। और जैसा मैंने बताया, आईसीयू बेड्स की कमी है। आईसीयू बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स एज इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का हाई फ्लो। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात खराब हो रहे हैं। तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण अब कई सरकारी अस्पतालों के बेड भरने की कगार पर हैं। एक दिन में राजधानी में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस मिल रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राजधानी में हालात चिंताजनक है। स्थितियां हर दिन खराब होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों में सिर्फ 3 से 4 घंटों का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। वहीं कुछ अस्पतालों में करीब 10 से 12 घंटों का ही स्टॉक है। स्थिति चिंताजनक होने पर केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की डिमांड भी की गई है। बड़ी चुनौती है। पूरे दिल्ली में जो आईसीयू बेड्स हैं वो लगभग खत्म हो गए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे में जो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके यहाँ लोगों की ऑक्सीजन मेंटेन करने से लेके उन्हें सही समय पे सही दवाई दी जा सके और सही समय पे अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उनको किसी और अस्पताल में ले जाया जा सके तुरंत यहाँ से एम्बुलेंस में, क्योंकि अपने घर होता है, वहाँ एम्बुलेंस में लाने से लेके तमाम दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ रहेगा तो सीधे एम्बुलेंस में बिठा के उसको ले जाए। बिहार में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,690 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बिहार सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कोरोना को लेकर कई अहम फैसले किए। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। साथ ही 15 मई तक स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैठक के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इलाज की भी व्यवस्था पूरी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट देरी से मिल रही है, अब इसे नियत समय में दिया जाएगा। बैठक में बिहार में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भी क्या कुछ करना है उस पर भी चर्चा हुई। साथ ही अन्य प्रकार की दवाई और इंजेक्शन की कमी को लेकर भी बातचीत हुई। सीएम नीतीश ने कहा कि इलाज की समुचित व्यवस्था होगी। जो लोग राज्य से बाहर हैं वो जल्दी से बिहार आ जाए। जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन, जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अब उसको फिर पिछले वर्ष की तरह ही कंटेनमेंट निर्णय लिया गया कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन
बना दिया जाएगा ताकि लोगों का संरक्षण किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। एक तो इसके बारे में भी हो गया है निर्णय। दूसरा कि जो भी इसके लिए जो पूरा कंटेनमेंट जोन होगा, इसके लिए पूरा का पूरा लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए सब तरह की व्यवस्था की जाएगी। इसके बारे में पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। और फिर जो RT-PCR टेस्ट हम लोग कर रहे हैं सब जगह, उसकी संख्या तो बढ़ाई ही जा रही है। ये एक जो बीच में खबर आई कि RT-PCR की जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट 3 दिन 4 दिन इस तरह से कई दिनों के बाद जाता है। कहीं कहीं खबर मिली कि भाई 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट आई है। तो उन सब चीज़ों पर गौर किया गया इस बीच में जो कुछ भी रिपोर्ट मिली है कि बिल्कुल ससमय इसको प्राप्त किया जाए, जल्दी से जल्दी। कोरोना संकट के बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए। मनमोहन सिंह ने कहा है कि वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी क्योंकि ये कोरोना से जंग में अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी है ये आंकड़ा ना देखकर इस पर फोकस किया जाए कि आबादी के कितने फीसदी लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। मनमोहन सिंह की चिट्ठी पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन को लेकर क्या आदेश हैं और अगले 6 महीनों में डिलीवरी होने का क्या स्टेटस है। बता दें कि कोरोना की जंग में अब कई और विदेशी वैक्सीन खरीदने की चर्चा हो रही है। इसी को लेकर मनमोहन सिंह ने सवाल किया है कि उसका अभी क्या स्टेटस है। यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। महज 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 30,596 मामले सामने आए हैं, जबकि इतने ही समय में 129 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। केवल लखनऊ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5,551 मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की जान गई है। पूरे प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1,91,457 है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,830 पर पहुंच गई है। लखनऊ के अलावा प्रयागराज में 15, वाराणसी में 10 लोगों की जानें गई हैं। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 11 को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं पहनने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्ती की जाए। उन्होंने आदेश दिया कि पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए और दूसरी बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जाए। इसके अलावा सीएम योगी ने टीम 11 को प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करने के भी दिशा निर्देश दिए। पूरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड बेड्स को बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है और सभी जनपदों को यह निर्देशित किया गया है कि वो 200 बेड अपने यहां कोविड बेड और शीघ्रातिशीघ्र तैयार कर लें। देश में कोरोना का कहर जारी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,514 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 1,963 नए केस सामने आए, तो वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से 42 लोगों की जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 8,479 नए मामले सामने आए हैं और वहां 53 लोगों की जान भी चली गई है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। यहां 24 घंटे में 2,630 कोरोना संक्रमण के नए केस सामने आए हैं। वहीं 12 लोगों की मौत की भी खबर है। शहरों की बात करें तो देहरादून में 1,281, हरिद्वार में 572, नैनीताल में 186, पिथौरागढ़ में 18, उधम सिंह नगर में 161 कोरोना के नए केस मिले हैं। कोरोना का कहर से चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। कहीं बेड नहीं मिल पा रहे हैं तो कहीं अस्पताल के बाहर मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना की चौथी लहर बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। इस बीच एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इससे पहले कोरोना से बचाव के लिए जो कुछ किया जा रहा था वो फिर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये याद रखना होगा कि कोई भी टीका 100% कारगर नहीं है।
टीका लगने के बाद आपको संक्रमण हो सकता है, लेकिन शरीर में एंटीबॉडी कोरोना वायरस को तबाही मचाने नहीं देगा। आपको गंभीर बीमारी नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि 6-7 महीने पहले की तुलना में दिल्ली में एक बड़ा हॉटस्पॉट देखने को मिल रहा है। कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा समय है जब हमारे देश में बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं और चुनाव भी हो रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि जीवन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं जिससे धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और कोरोना के दिशा निर्देशों का सही से पालन किया जा सके। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना मामलों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके 2 मुख्य कारण हैं। जबकि जनवरी और फरवरी में टीकाकरण शुरू हुआ और मामलों में कमी आई तो लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करना बंद किया, जिसके कुछ दिन बाद ही वायरस में तेजी के साथ इजाफा हुआ। So when we look at efficacy, the efficacy of vaccine has varied from about 70 to 80% in most of the phase 3 trial for the Covishield vaccine and for Covaxin. It may be higher when we come to field studies, but I think it's important to remember 2 or 3 things. One is that any vaccine is not 100%, even the vaccines available outside. So you will have a small percentage of people who may still get the infection despite being vaccinated. Secondly, we must understand what are we wanting as far as the vaccine is concerned. We are wanting vaccines to save lives. So the vaccine will prevent people from getting severe disease. It will prevent you from getting disease which could kill you, which will make you go into the ICU, or which would damage your lungs. But it will not prevent you to a large extent. It may do to some extent, but not to a large extent, from getting the infection. So you have to understand the difference between infection and disease. You may get the infection, the virus may be there in your nose and throat, and you may be able to spread it to others. But the antibodies in your blood, which have occurred because of the vaccine, will not allow the virus to multiply for a long time and will not allow you to get a severe disease. But the virus may still stay for a short duration in your nose and throat, and you may therefore become RT-PCR positive. You may also give the disease to others. So you may get less disease, you may get a mild disease, or you may be asymptomatic, but you will not have severe disease. So the vaccine prevents you from getting. यूपी में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं और मीडिया कर्मियों को ही आवागमन की इजाजत मिली है। शनिवार रात से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रविवार सुबह हजरतगंज समेत कई इलाकों में सड़कों पर दूर दूर तक कोई वाहन नजर नहीं आया। इस मौके पर लखनऊ में सैनिटाइजेशन अभियान भी शुरू किया गया। कुल 1090 चौराहों से इस अभियान की शुरुआत हुई। बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन के दिन ही सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी मेजर कंटेनमेंट जोन्स में 3 पालियों में सैनिटाइजेशन होगा। इस अभियान में 1500 नगर निगम के कर्मचारियों को लगाया गया है। हम लोग लगातार बेड की बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग अस्पतालों का भ्रमण कर रहे हैं, उसकी पूरी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनको निर्देशित कर रहे हैं। जहाँ भी समस्या हो रही है, हम लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और हम लोग दिन रात उस पर उनके रिस्पांस करते हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी होती है या कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोग तत्काल रिस्पॉन्ड करके वहाँ पहुँच रहे हैं। सारी समस्याएं को हम लोग हल कर रहे हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर से भी हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो सारी बिंदुओं पे हम लोग अलर्ट हैं और सभी कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं। सर, एक दूसरी चीज़ अभी सामने आई है, कई ऐसे लोग हैं उसके बावजूद उनको बेड नहीं मिलता है और कह दिया जाता है कि बेड नहीं है। नहीं, ये जो जिस तरह की केस टू केस देखा जाता है, अगर उनकी किसी तरह की उस तरह का सीटी स्कैन उस तरह की समस्या है तो सभी को हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं। डेथ हुई है लोगों की, अभी लखनऊ की बात की जाए तो इसमें तो डेथ भी हो रही है। इलाज के अभाव में आंकड़े दिए जाते हैं, बेड बढ़ रहे हैं, उसके बाद यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में राजधानी लखनऊ का सबसे बुरा हाल है। हालांकि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है और खुद सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित कर रहे हैं। कोरोना के चलते प्रदेश में हालात भयावह बने हुए हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए 35 घंटे का कर्फ्यू लगाया है और लखनऊ नगर निगम ने आज शहर के चिन्हित जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम भी किया है। अभी हम लोगों की प्रायोरिटी वही है कि कमांड सेंटर की काम थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, जिससे कि आम आदमी को भी एक निश्चित अवधि में बेड मिल जाए। हॉस्पिटल्स जो हमारे कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित है, वो अधिक थोड़े और संख्या में हॉस्पिटल चिन्हित हो जाएं। जहां चिन्हित है वहां पर्याप्त मात्रा में बेड आइडेंटिफाई हो जाए।
बेड्स को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई हो जाए, इसी में हम लोग अभी काम कर रहा है। पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है जनता में, जैसे ये काफ़ी हद तक होम प्रोटोकॉल से भी सही हो जाती है। तो एक प्राथमिकता हमारा ये भी है कि टेस्टिंग के तुरंत बाद हर घर में मेडिकल किट उपलब्ध करा दें, जैसे कि यथासंभव लोग घर में ही अपना ट्रीटमेंट कर लें। जिसको वास्तव में ज़रूरत है उनके लिए हॉस्पिटल बेड समय से उपलब्ध हो जाए। तो इसी पे हम लोग अभी काम कर रही है जी। ये जो हमारे मेजर जो बड़े संक्रामित क्षेत्र हैं उसमें मुख्य रूप से आज जो है चिन्हट, सिल्वरगंज और टूडियागंज में अभियान चलाया। इसके अलावा सभी 15,000 मेजर कंटेनमेंट पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। इसके लिए 80 गाड़ियों की मैकेनाइज्ड फ्लीट आज लगाई गई है और उसके अलावा 400 हैंडहेल्ड मशीनें हैं। इसमें कुल मिला के 1,500 लोगों का स्टाफ जो है लगाया गया है। तो आज हम जो 3 मेजर कंटेनमेंट जोन्स हैं उसके अलावा 15,000 माइनर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका 60 मिनट 60 खबरों में। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर को 21 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। मंदिर का संचालन करने वाली संस्था ने बैठक कर यह फैसला किया है कि नवरात्र मेले को भी 21 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया जाए। हालांकि इस दौरान मंदिर में मां विंध्यवासिनी श्रृंगार और पूजा होगी और दर्शन के इच्छुक भक्तों को सोशल मीडिया के माध्यम से ही भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। के समस्त नगरवासियों को सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसको देखते हुए विंध्य पंडा समाज के व्यवस्थापिका समिति ने ये निर्णय लिया है कि नवमी तक 21 अप्रैल 2021 तक जो है माँ का मंदिर बंद रहेगा। माँ का केवल श्रृंगार पूजन अनवरत होता रहेगा और विश्व कल्याणार्थ विंध्य पंडा समाज के द्वारा जैसे पूर्व में हवन पूजन होता था वैसे ये पूजा पाठ हवन विंध्य पंडा समाज की तरफ से माँ के यहाँ आने वाले भक्तों के लिए हम लोग करते हैं। जीवन रहेगा तभी सब कुछ होगा। अगर जीवन खत्म हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जीवन रक्षा के लिए आप अगर सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित, इसके तहत हम लोग बंद किए हैं। और माँ का अगर सब ठीक ठाक रखेंगी तो 21 तारीख के बाद खोलेंगे नहीं। लगातार देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों ने कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की। लेकिन बावजूद इसके कोरोना से लगातार मौत की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद के एनआईटी के 5 नंबर स्थित एक निजी अस्पताल में एक कोरोना के मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों ने न केवल हंगामा किया बल्कि अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, मृतक के परिजनों ने अस्पताल की एक नर्स के साथ भी बदसलूकी की।
इस मामले के सामने आने के बाद काफी नर्स को गंभीर चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं तोड़फोड़ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेरे चाचा यहाँ 3 दिन से सर भर्ती थे और आज सुबह 4 बजे एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने का रीज़न ये है कि सर देखिए, पहले चाचा कोविड हुआ था उनको, कोविड में आरएमएल में हमने 5 दिन से वहाँ भर्ती कराया था। आरएमएल में कोई भी वर्क नहीं हो रहा था, वहाँ सरकारी सस्ती वाली दवाई दी जा रही थी, नो इंजेक्शन कुछ भी नहीं नथिंग। आरएमएल वालों ने परसों 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने बोला फाइनली कि आप बस केस के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिए और इनको बाहर एक प्राइवेट वेंटिलेशन का इंतजाम करके रखिए, बिकॉज हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, सारे बिजी हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हम बाहर देख लेते हैं। इनका मुझे किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू इनका नंबर मिला हॉस्पिटल वाले का, इनसे मैंने बात की डॉक्टर से। डॉक्टर हाँ मेरे पास वेंटिलेटर है, बाई पैप समथिंग कुछ होता है, वो सारी चीज़ें हैं। रिटर्न में भी है, इन्होंने दिया मुझे, कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने की हुई है। फाइनली 3 दिन से एडमिट थे, अभी 3 बजे आज रात में उनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वेंटिलेटर नहीं है सर, सॉरी, लेकिन मेरे पास 12 किलोमीटर एग्जैक्ट लोटस हॉस्पिटल है यहाँ से। लोटस हॉस्पिटल बोल रहे हैं मेरे फ्रेंड का है वो, वहाँ पे मैं आपका वेंटिलेटर का इंतजाम करा देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इमरजेंसी, अभी आपसे मुद्दा बहस करने का नहीं है, मैं वहाँ जाता हूँ, कराता हूँ। वहाँ पे मैं गया इनको लेके एम्बुलेंस में, वहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम नहीं रखेंगे इनको। और मैं माधव हॉस्पिटल को जानता नहीं, माधव हॉस्पिटल हुआ जिसमें अभी करंट हूँ मैं, वो कह रहे हैं मेरा कोई दोस्त यार नहीं है, मैं नहीं आता माधव हॉस्पिटल को, ना मैं उनका केस लूँगा यहाँ पे। माधव हॉस्पिटल का डायरेक्टर होते हुए हमने सीएम ऑफिस सिविल हॉस्पिटल से उनके आदेशानुसार हम काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भी पेशेंटों को उचित इलाज देने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं बना है, फिर भी हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट इलाज होता है उसकी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोरोना महामारी में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि पेशेंट कि कितने % इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक 35 घंटे का लॉकडाउन सुनिश्चित किया है और सभी से सख्ती का पालन करने की अपील की है। वहीं 35 घंटे के लॉकडाउन के चलने के बाद प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों और सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन के लिए नगर पालिका चेयरमैन कुलदीप निषाद ने खुद मोर्चा संभालकर 15 पिट्ठूकर्मी, एक टैंकर और फायर ब्रिगेड की गाड़ी के माध्यम से सैनिटाइजेशन अभियान को चलाया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा हुई थी, रविवार को सामूहिक रूप से बंदी रहेगी और बृहद सैनिटाइजेशन सफाई रहेगी। आज नगर पालिका हमीरपुर द्वारा फायर ब्रिगेड गाड़ी और नगर पालिका टैंकर और 15 पिट्ठू मशीनों के माध्यम से पूरे नगर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और सफाई अभियान बृहद स्तर से चलाया जा रहा है। कोई ऐसी गली न होगी जहां पर सैनिटाइज ना हो, सफाई ना हो। इस अभियान को संपूर्ण रूप से प्रभावी करने के लिए। वहीं शामली में कोरोना संक्रमण को लेकर लागू 35 घंटे के कर्फ्यू के दौरान 1 साल पहले के लॉकडाउन तरीके हालात देखने को मिले। हर तरफ सन्नाटा पसरा रहा। डीएम जसजीत कौर ने 35 घंटे के कोरोना लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इसी को लेकर शामली में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन की सख्ती के चलते शामली में पानीपत खटीमा राजमार्ग, मुख्य बाजारों और मोहल्लों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। ठीक उसी तरह के हालात नजर आए जो 1 साल पहले लॉकडाउन के दौरान थे। यहां केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है। आवश्यक कार्यों के लिए जाने वाले चंद लोग ही सड़कों पर दिखाई दिए। वहीं पुलिस भी क्षेत्र में निरंतर गश्त करती हुई नजर आई। पंजाब के तरन तारण में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में पुलिस ने उन लोगों के चालान काटे जो बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे थे और जो गरीब लोग मास्क आदि नहीं खरीद सकते, पुलिस की ओर से उन्हें मास्क भी बांटे गए और उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर पुलिस पोस्ट घरियाला के प्रभारी SHO अमृतपाल सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों पर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ चालान किए जा रहे हैं और जो गरीब हैं उन्हें मासिक वितरित किए जा रहे हैं। कोविड-19 ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। फिलहाल वक्त हुआ है कि और छोटे से ब्रेक का जल लौटता है। खबर
सफरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर समूह नानक नाम लेवा सतपिता बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे खास बुलेटिन 60 मिनट 60 खबरों में। यूपी के अमेठी में कोरोना की स्थिति लगातार भयावह हो रही है, जिसकी वजह से प्रवासी लोगों की लगातार परेशानी बढ़ रही है। इसके बावजूद भी अमेठी प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेठी के श्री रंजे इंटर कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर बने तब्दील किया गया है, इसके बावजूद भी प्रशासन लापरवाह दिखाई दे रहा है। क्वारंटीन सेंटर होने के बावजूद भी प्रवासी लोगों की जांच नहीं की जा रही। अमेठी में प्रवासी लोग बस से उतरकर सीधे अपने घर जाते हुए देखे जा सकते हैं। यूपी में कोरोना अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को निर्देश दिए कि इस दौरान कोरोना से जंग से सीधा संबंध रखने वाले औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं रहेगी। रविवार को होने वाली परीक्षाओं में छात्रों को उनके प्रवेश पत्र पर आने जाने की इजाजत दी जाएगी। कोरोना वायरस की महामारी के बीच महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई है। इस दौरान शिवसेना का आरोप है कि केंद्र सरकार कुछ रेमडेसिविर सप्लायर्स पर महाराष्ट्र में सप्लाई नहीं करने का दबाव बना रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि शिवसेना एक सप्लायर को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि उसने बीजेपी नेता से मुलाकात की थी। पिछली बार जब धारावी में कोरोना का फैलाव हो रहा था तभी पूरी तरह से एक एक्शन प्लान बनाया था। उस एक्शन प्लान के तहत कोरोना का फैलाव रोकने में धारावी में महानगर पालिका और राज्य सरकार और सभी टीम जो बनाई थी वो टीम के माध्यम से यश मिला था। अभी जो दूसरी लहर आ रही है कोरोना की उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। महानगर पालिका के तरफ से लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस देखते हुए जहाँ पे भी कम्युनिटी स्प्रेड होता है, टॉयलेट हो, जिन जिन जगह लास्ट टाइम आइडेंटिफाई की थी वो सभी जगह पे अभी सैनिटाइजेशन का ये चल रहा है। अगर पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पे पूरी व्यवस्था भी की है, कोविड सेंटर की अभी व्यवस्था पूरी की गई है और पूरी तैयारी में महानगर पालिका वहाँ पे है। और अभी हमने एक केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भी बनाया, एक्शन प्लान भी बनाया कि डोर टू डोर वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करने का, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की, उसी वजह से कोरोना का फैलाव रोकने के लिए यश मिला था। अभी वैक्सीनेशन का एक स्पेशल ड्राइव वहाँ पे करने के लिए और स्पेशल कोटा धारावी के लिए हमने डिमांड की है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार वैक्सीनेशन का एक स्पेशल कोटा धारावी के लिए उपलब्ध करेंगे। तो 18 साल के ऊपर जितने भी है उनको डोर टू डोर वैक्सीनेशन का एक स्पेशल ड्राइव वहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सेकेंड लहर रोकने के लिए पूरे प्रयास वहाँ पे की जाए। मुंबई पुलिस के हमारे कर्मचारी है वो भी लॉकडाउन के जो नॉर्म्स है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी उन्होंने टीम बनाई हुई है। तो धारावी अभी पूरी तैयार है। ये जो
वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक मनोज कोटक ने उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गठबंधन की सरकार को जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। साथ ही नवाब मलिक पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। महाविकास आघाड़ी के मिसमैनेजमेंट से रुग्णों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे समय पे राज्य के मंत्रियों ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। न केवल सनसनाटी फैलाने वाले लेटर जो कल नवाब मलिक ने पब्लिश किए, उस लेटर में बीडीआर कंपनी ने, जिसने गुजरात राज्य के पास कोई परवानगी मांगी, एफडीए कमिश्नर ने वहां की परवानगी दी और उसी तरीके का परवानगी उनको महाराष्ट्र सरकार ने 4 दिन के बाद दी। ये दोनों सेम फॉर्मेट में है और दोनों में अपने अपने राज्यों ने अपनी अपनी बात रखी है। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना और ये कहना कि केंद्र की सरकार ने उस कंपनी को महाराष्ट्र में बेचने से रोका, नवाब मलिक इतना झूठ कैसे बोल देते हैं? जिस समय पे लोगों को राहत देने का मामला है, वहां पे नवाब मलिक राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। केंद्र की सरकार ने जो मुहैया किए हैं कदम, जहां मदद करनी। चंडीगढ़ में भी वीकेंड कर्फ्यू लागू है। इस दौरान शहर में सड़कें सुनसान और दुकानें बंद दिखाई दी। शहर में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इसे लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोरोना के बढ़ते केसेज से सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। साथ ही शादी समारोह के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वहीं बिना प्रशासन की परमिशन के शादी करने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। दरअसल भिंड जिले के कुरथरा गांव में बिना परमिशन लिए शादी करने पर पुलिस प्रशासन का डंडा चला। कलेक्टर सतीश कुमार एस के निर्देश पर भिंड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार और देहात थाना प्रभारी ध्यानेंद्र यादव ने शादी समारोह स्थल पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर पुलिस को 250 से ज्यादा लोग मौजूद मिले। हालांकि पुलिस को देखकर लोग इधर उधर छिपने लगे और कई लोग मौके से भाग खड़े हुए। सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे स्टेशन के पास एक शादी समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें परमिशन नहीं ली गई है। साथ में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित हुए। इस सूचना पर हमारे एसडीएम साहब और थाना देहात की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए जैसे गांव पहुंचे तो लोग भागना चालू हो गए और हमने एसडीएम साहब के साथ कार्रवाई की और टेंट वाले। देश और दिल्ली में लगातार रिकॉर्ड तोड़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए व्यापारी दिल्ली में 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली में लगाया वीकेंड कर्फ्यू नाकाफी है। ऐसे में दिल्ली के एलजी और सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लॉकडाउन लगाएं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से उपराज्यपाल और सीएम केजरीवाल को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना महामारी का कहर देश भर में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में ये जिस तरीके से फैल रहा है उसको देखते हुए दिल्ली के नागरिकों और व्यापारियों के हित में कॉन्फेडरेशन तुरंत प्रभाव से कम 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए और दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर कोरोना की जांच के सख्त इंतजाम भी किए जाए, जिससे कोरोना की बढ़ती दर में अंकुश लगाया जा सके। कैट ने कहा कि इस कदम से निश्चित रूप से दिल्ली की व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, लेकिन अब जान को प्रथम वरीयता पर रखना होगा। कैट ने कहा कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद इस बात को माना है कि दिल्ली में बेड की कमी है और दवाइयां, ऑक्सीजन आदि की भी भारी किल्लत है। केजरीवाल का कहना है कि अपने आप में यह पर्याप्त है, लेकिन जल्द ही कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति के बेकाबू होने की पूरी संभावना है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। कोविड-19 रोगियों की संख्या 1,50,00,000 और मृतकों की संख्या 1,75,00,000 के करीब पहुंचने के नजदीक है। दिल्ली समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन सिलेंडर, टीके की खुराक और रेमडेसिविर की मांग भी बढ़ गई है। वहीं इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के 125 डिब्बे इंदौर हवाई अड्डे पर पहुंचे। इन डिब्बों में 12,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन हैं, जिन्हें हवाई जहाजों के जरिए अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन 60 मिनट 60 खबरों में। असम के गुवाहाटी के फैंसी बाजार की दीवारों को पेंट किया गया है ताकि लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया जा सके। वहीं एक व्यक्ति का कहना है कि हमने ये पेंटिंग पिछले साल कोविड के दौरान बनाई थी, अब हमने इसे साफ किया है, इसके द्वारा हम लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। हम लोग ये पेंटिंग पिछली बार जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने सारे वॉल में पेंटिंग करवाई, यहाँ साफ़ सुथरा करवाया ताकि जितना साफ़ सुथरा रहेगा हमारा परिसर संभवतः कोरोना उतना कम फैल पाएगा। और इस जो वॉल में हमने पेंटिंग करवाई है, जिस पेंटिंग के उस हिसाब से अवेयरनेस के हिसाब से पेंटिंग के द्वारा लोगों को ये समझाया जा रहा है कि मास्क लगाएं, दूरी रखें, बाकी सावधानी बरतें। इन सब कारणों से यूपी के फिरोजाबाद जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमित केसों को लेकर एक और जहां जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी ओर विकास खंड टुंडला में रविवार को लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लोगों ने जो नामांकन किए थे उनके चुनाव चिन्ह लोगों को वितरित किए गए। इस दौरान फिरोजाबाद की ओर से जाने वाली रोड पर जाम की स्थिति बनी रही, तो वहीं दूसरी ओर विकासखंड टुंडला में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आई। चुनाव चिन्ह लेने के लिए लोगों ने खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, सब एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं। सोशल डिस्टेंस बना रखें, दूरी बना रखें, लेकिन चूंकि आज सभी को जल्दी है चुनाव लेने की, तो बार बार कहने के बावजूद भी करीब आया था, तो उनको बार बार हटाया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने के लिए यहाँ प्रशासन की कोई व्यवस्था की गई है? दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके की कॉलोनी के लोगों ने रविवार को पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में सीओ लोनी की गाड़ी के शीशे टूट गए। दरअसल लोनी कोतवाली क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में बीते दिनों एक बच्चा चोरी हो गया था। इस मामले में कॉलोनी के लोगों ने 3 महिलाओं को बच्चा चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिला को पूछताछ के लिए साथ ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने महिलाओं को ले जाने से मना कर दिया। इस बीच उन्होंने पुलिस से चोरी हुए बच्चे की मांग करना शुरू कर दिया। वहीं मौजूद भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिससे सीओ लोनी की गाड़ी का शीशा टूट गया। अशोक विहार कॉलोनी में आज लगभग 1.5 घंटा पहले की घटना है, जिसमें 3 महिलाओं को बच्चा चोरी के शक में वहां के जो कुछ लोग निवासी हैं उन लोगों ने उनको बंधक बना लिया था। पुलिस को जैसी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों से ये बोला कि आप इनको हमारे हवाले करते ताकि हम इनसे पूछताछ कर सकें। लेकिन लगातार जैसा उनका एटीट्यूड था वो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी पुलिस की और पुलिस से अभद्रता भी करने लगे। तो उसी में जब हम लोगों ने और अन्य थानों की फोर्स बुलाई और फिर वहाँ से उन महिलाओं को जब निकालने का प्रयास किया तो हमारी कुछ गाड़ियों पर उन्होंने पथराव किया, जिससे कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। कोई भी पुलिसकर्मी अभी हताहत नहीं है इसमें और अब इसमें महिलाओं को हमने वहाँ से सकुशल निकाल लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है क्या वो इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व है या नहीं, ये पूछताछ के बाद पता चलेगा। और जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है उनके विरुद्ध हम मुकदमा पंजीकृत। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट शहरों में कोरोना महामारी का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है। गुजरात के ज्यादातर कोरोना मरीज इन्हीं शहरों से सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें राजकोट के सिविल अस्पताल की है। जहां तक नजर जा रही है एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आ रही है। अगर सक्रिय कोरोना मरीजों की बात की जाए तो अहमदाबाद में ये संख्या 18,092 हो गई है। दूसरे नंबर पर सूरत है जहां 11,367 सक्रिय मामले हैं।
इसके अलावा राजकोट में 4600 और वडोदरा में 4677 एक्टिव केस है। पूरे गुजरात का आंकड़ा देखें तो 55,398 लोग मौजूदा वक्त में कोरोना ने जकड़ रखे, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख होने वाला है। देश भर में कोरोना जिस रफ्तार से लोगों को अपनी जद में ले रहा है, उसे देखते हुए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर खासे संजीदा बयान दिए। उन्होंने कहा कि तमाम प्रदेशवासियों को कोविड-19 के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन कोरोना को लेकर कोई भी ढिलाई नहीं बरते ताकि किसी भी तरह के जोखिम से बचा जा सके। कोविड-19 के बेतहाशा फैलने की वजह से सीबीएसई, आईसीएसई और कई राज्यों की परीक्षाएं स्थगित होने के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड बोर्ड की आगामी 4 मई से होने वाली परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 जून 2021 के बाद होंगी या नहीं, इस पर सरकार फैसला करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 2,70,000 से ज्यादा छात्र पंजीकृत हैं। इसमें 10वीं में 1,48,355 और 12वीं में 12,02,184 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तमिलनाडु के वेलोर से पटाखे की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। लथेरी कस्बे में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान मालिक समेत उसके 2 पोतों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला वेलोर के लथेरी कस्बे का है, जहां मोहन राम नाम के शख्स 1992 से पटाखे की दुकान चला रहे थे। रविवार को मोहन अपने पोतों के साथ अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी दोपहर 12 बजे के आसपास दुकान में रखे पटाखे फूटने लगे और दुकान समेत आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और आग लग गई। आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, लेकिन फायर स्टेशन 10 किलोमीटर दूर होने की वजह से टीम को पहुंचने में काफी वक्त लग गया। इस बीच स्थानीय लोग खुद से ही आग बुझाने के काम में जुट गए। लोगों का दावा है कि फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के बाद करीब 30 मिनट बाद पहुंची, तब तक दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। उत्तराखंड के चमोली जिले में आज उस वक्त मातम पसर गया जब शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार एक गहरी खाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार भीमतला गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस जोशीमठ लौट रही थी। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात करीब 8 बजे इस हादसे में पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू चलाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया और कई शवों को बाहर निकाला। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे वजह क्या रही। हालांकि एसडीआरएफ का अनुमान है कि कार के अनियंत्रित होने की वजह से यह हादसा पेश आया। इसके अलावा चश्मदीदों के मुताबिक दुर्घटना वाले स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल बन रहा है और दोनों तरफ सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से पहले भी इस जगह पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में आज उस वक्त सड़क पर हंगामा बरपा हो गया जब एक लग्जरी कार में सवार युवक और युवती पुलिस से भिड़ गए। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक और युवती दोनों में से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। जब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस पर ऐतराज जताया और जुर्माना देने की बात कही तो ये दोनों पुलिसकर्मियों से ही उलझ गए, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी को बुलाया गया। आपको बता दें कि कोरोना के चलते दिल्ली पुलिस सरकार द्वारा तमाम गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करवाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी बाज नहीं आ रहे। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इस कोरोना काल के दौरान ही यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कुछ जिलों की पुलिस फोर्स उन जिलों में भेजी गई है जहां चुनाव होने। इसी कड़ी में रामपुर जिले में लगे कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जिले के एसपी और डीएम ने शहर में बाइक पेट्रोलिंग की। इस दौरान क्या कुछ वहां पर हुआ आपको सुनवाते हैं।
देखिए इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट की 70% फोर्स बाहर गई है। अमरोहा बिजनौर इस टाइम चुनाव करने के लिए गई है, जो 20 तारीख को वापस आएंगे। जितनी भी हमारे पास रिमेनिंग फोर्स है थानों पे और जो हमारी PRB गाड़ियाँ हैं, उसमें चौकीदारों की मदद भी ली जा रही है। उनकी मदद से ये कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है। साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर में संभालना उनके लिए उनका सहयोग दिया जा रहा है। देखिए आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना प्रबंधन के लिए और कोरोना को देखते हुए ये निर्देश दिए गए थे कि शनिवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार को सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना है, जिसका उद्देश्य ये है कि शनिवार शाम को होने वाली गैदरिंग और रविवार को होने वाली गैदरिंग को, जो मास गैदरिंग्स होती हैं अवकाश के कारण, उसको रोका जा सके और जो कोरोना वायरस है उसकी जो चेन बन रही है उसको तोड़ा जा सके और जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उन सब केसेस को कंट्रोल किया जा सके। तो फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। किसान पंजाब दी जिंद जान ਹਨ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। यूपी के मैनपुरी में पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने मतदान कराने की तैयारी पूरी कर ली है। रविवार को जिले के 9 ब्लॉकों से पोलिंग पार्टियों को कोविड किट के साथ मतदान बूथों के लिए रवाना किया गया। बता दें कि इस पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने जनपद के 22 जोन और 124 सेक्टरों में बांटा है। जनपद में कुल 982 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन केंद्रों में 2085 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। अति संवेदनशील प्लस में 98, अति संवेदनशील में 143, संवेदनशील में 78 और सामान्य में 663 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी बूथों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस की निगाह हर तरफ रहेगी ताकि किसी भी गंदी हरकत को रोकने से बाज आ सके। तैयारी की गई देखिए, 22 जोन और 124 सेक्टर में जनपद को विभक्त किया गया है। 7139 पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। हर थाने पर एक्स्ट्रा टीम्स को रिजर्व रखा गया है, हर चौकी पर एक्स्ट्रा टीम्स को रिजर्व रखा गया है। ये एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी अराजकता वाला कृत्य ना अभी तक बर्दाश्त किया गया है चुनाव प्रक्रिया से संबंधित, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। शासन स्तर से इसमें चिट्ठी भी आ चुकी है कि यदि कोई इस प्रकार की घटना करता है कि मतपेटी छीन कर भाग जाना या मत की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें कोई विधिक बाधा पहुँचाना, तो उसमें NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो कार्रवाई, जिसमें कि 2 साल से पहले तो छूट कर आना संभव ही नहीं है और संपत्ति की कुर्की इत्यादि की कार्रवाई के लिए लिख के आया है, वो हम लोग इंश्योर करेंगे। हमारा सबसे निवेदन है कि हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, परंतु यह अच्छा रहेगा कि कोई भी मत प्रक्रिया से इतर कोई कृत्य ना करे, कोई भी विधिक जो प्रक्रिया है उसको ना तोड़े, कोई गुंडाई वाला कार्य ना करे। यदि कोई समस्याएं हैं, कई समस्याएं हो सकती हैं, यदि कोई समस्याएं विभिन्न विभागों से लेकर हैं तो उसको कंट्रोल रूम को अवगत। लखनऊ और वाराणसी के बाद अब दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। नगर निगम का कहना है कि टोकन सिस्टम की वजह से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल गाजियाबाद में भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण की वजह से लोगों की सांसें थम रही हैं। आलम यह है कि शमशान घाट लाशों पर पटे हुए हैं
और टोकन व्यवस्था के तहत अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो शनिवार को जिले में एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई। हालांकि शमशान घाट की तस्वीर अलग ही कहानी बयां कर रही है। गाजियाबाद के शमशान घाट पर शनिवार को लाशों की कतारें देखने को मिली। एक तरफ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस की लंबी लाइनें लगी हुई थी। शमशान घाट के संचालक मानते हैं कि जहां आम दिनों में 10-20 लाशें अंतिम संस्कार के लिए सुबह आती थी, बीते 2 दिनों से यहां 30 से 40 लाशें आ रही हैं। हालांकि गाजियाबाद नगर निगम के एक अधिकारी का कहना है कि यह आश्चर्यजनक नहीं है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने टोकन सिस्टम की व्यवस्था की है, जिसकी वजह से लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि शनिवार को गाजियाबाद में 250 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 62 अन्य ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। शनिवार को एक भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई, लेकिन शमशान घाट पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को आंदोलन करते हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण मिला है हरियाणा के यमुनानगर में, जहां शाहपुर में किसानों को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आने की सूचना मिली, जिसके बाद गांव में किसान एकजुट हुए और रोड को जाम कर दिया। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि शिक्षा मंत्री गांव नहीं आ रहे हैं तो किसानों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के पुतले को गांव की गलियों से घसीटते हुए आग के हवाले कर दिया और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमें सीआईडी रिपोर्ट थी हमारे पे भी आज कंवरपाल जो शिक्षा मंत्री आज शाहपुर गांव में आने वाले थे, तो आज हमें पता लगा था भी 4 बजे प्रोग्राम, आज 3 बजे पर पहुंचकर यहां पर हमने रोड जाम कर दिया था। जो कंवरपाल यहां नहीं आना था तो उन किसानों को देखकर आज वो नहीं आए। यही इस कंवरपाल है जो सबसे ज्यादा बयान देता है, बयानबाजी करता है भी किसान के हित में काले कानून है, किसान के हित में काले कानून है। जो हित में तो किसानों से बात क्यों नहीं करता, क्यों प्रोग्राम कैंसिल करता है, क्यों अपने घर छोड़ के जाता है। आज उनसे पूछने आ रहे हैं भी काले कानून में अच्छा है क्या। हमने तो बता दिया काले कानून में काला है क्या, आप भी हमें बताए ना भी इसमें सफेद है क्या। इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब तक काले कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक ये इसी सरकार का पूरा। पंजाब में गेहूं की कटाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। बैसाखी के बाद गेहूं को काटने का काम ऊंचे स्तर पर चल रहा है। कहीं पर कंबाइन से काटी जा रही है तो लेकिन कोरोना काल में मजदूरों के लगातार काफिले पंजाब के अलग अलग स्थानों पर उतर रहे हैं। किसान भी इन मजदूरों को संभालने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर बस अड्डों पर उनका इंतजार करते हुए देखे गए। इस कड़ी में किसान शमशेर सिंह का कहना है कि 5 एकड़ गेहूं की फसल लेकर वो सुबह आए हैं। इस दौरान बारदाने की भारी कमी पड़ रही है। गेहूं की फसल लेके आए हैं। हाँ जी, सुबह के आए हुए हैं। तो एक तो मंडी में जी बारदाने की कमी चल रही है, तो दूसरा जो इन्होंने सिद्धि की पेमेंट ये सानू दिक्कत आ रही है हुण हाँ जी खातों में डालने में, क्योंकि पहले पैसे आड़ती से ले लेते थे और अपना उससे डीजल ले लेते थे, कटाई वाले को दे देते। अब ना तो डीजल ले पा रहे हैं ना कटाई वाले को पैसा देने के लिए है। जब तक पैसे आएंगे नहीं। हाँ, जब तक पैसे आएंगे नहीं। अभी पैसा पता नहीं 10 दिन में आएगा, कितने दिन में आएगा कुछ पता नहीं है। ये दिक्कत आ रही है इस बार। हाँ जी, दिक्कत आ रही है जी। और रेट जो बड़ा है 50 रुपए ठीक है या क्या दिक्कत है? देखो जी, हमारी क्विंटल कनक का रेट जो बड़ा है 50 रुपये एक क्विंटल का बड़ा है। उधर डीआईपी जो खाद है उसका 700 रुपया क्विंटल मगर बढ़ गया है। ये 50 रुपया वो 700 रुपया जी। ये भी हमें बहुत बड़ा घाटा है जी। तो अभी महंगी पड़ेगी अब आगे जो? हाँ जी, आगे महंगा पड़ेगा। पहले जब हम अपना फसल काट के मंडी में लाते थे तो हमारा जो फसल में पहुंच थी 200 रुपये में हो जाती थी। अब डीजल का रेट बढ़ने से वही 600-700 रुपया खर्चा आ रहा है। महंगा हो। हाँ जी, अब जो फसल की कटाई करा रहे हैं मशीन वाले का भी 200-300 रुपया बढ़ जाएगा किले के मगर कटाई का। तो जो डंगर को दाना पाते हैं वो भी महंगा पड़ रहा है। हर पास से महंगाई हो रही है जी। तो कनक कुछ मॉइस्चर भी आ रहा है कि उठाई नहीं जा रही है, किस तरह की दिक्कत? मॉइस्चर ऐसे मौसम खराब है जी, ऊपर से बारिश हो रही है, उसके कारण मॉइस्चर है जो वो भी ज्यादा आ रहा है बीच बीच में। हाँ, टाइम लग रहा है उससे जी उठाने में। हाँ जी, उठाने में। 2 ट्रॉली सुबह 6 बजे का डाला हुआ है। यहाँ पे कोई सुनील नहीं है अभी सुनवाई में। हाँ, किसी को बोलते हैं ये करो वो करो, पूछता ही कोई नहीं है। सुबह के बैठे हैं, कोई ऊपर का भी मन ऐसा कर रहा है अभी क्या होगा। भाई आ गया तो रुट जाएगा, सड़क में चला जाएगा।
क्या करेंगे? सूखी कनक। हाँ बिल्कुल, देखो सका कर ले आए हैं, देखो कनक। हाँ बारिश का मौसम है तो कोई इंतजाम है कुछ? नहीं, कोई इंतजाम नहीं है इतने, यहाँ कोई इंतजाम का मतलब ही नहीं है। तो बोरियों का इंतजाम या बोरी का इंतजाम है, देखो जो गवर्नमेंट का मीडिया चल रहा है, जो ढेरी छान रही है, ठीक है, उसका पता नहीं हमको, ये पता नहीं है भाई बारदाने ने इसके पास है कि नहीं है, जो ये बोरी चल रही है, ठीक है ना। हाँ, इसका इंतजाम इनके पास है बोरी का। लेकिन जो बाहर पड़ी है फसल, उसका जो बाहर पड़ी है उसके तो हम रो रहे हैं अभी। अगर इसके पर एक तो लेके आ गया, पर इतने आके जब बारिश पड़ गया तो ये रुट जाएगी। तो इस बार किस तरह के इंतजाम मंडी में है? मंडी में कोई इंतजाम नहीं है, कोई पानी का इंतजाम नहीं है, कोई बैठने का इंतजाम, बैठने हम बोरी में बैठे हैं अभी, कोई इंतजाम नहीं है। सरकार बोलती है खाना बना दिया है, फलाना कर दिया है, वो कर दिया है, ढींगा कर दिया है। कैप्टन साहब तो बैठा है अपने फार्म में, उसको क्या पता है जमींदार क्या कर रहा है। तो पंजाब में गेहूं की कटाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। बैसाखी के बाद गेहूं को काटने का काम ऊंचे स्तर पर चल रहा है। कहीं पर कंबाइन से फसलें काटी जा रही हैं, लेकिन कोरोना काल में मजदूरों के लगातार काफिले पंजाब के अलग अलग स्थानों पर उतर रहे हैं। किसान भी इन मजदूरों को संभालने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर बस अड्डों पर उनका इंतजार करते हुए देखे गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।